हेलो एवरीवन। सक्सेस स्टोरीज तो हम बहुत बार शेयर करते हैं। आज मैं लेके आई हूँ अपनी फेल्यूर की स्टोरी। और ये इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि अक्सर हम किसी की आज की सक्सेस देखकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि शायद ये इंसान हमेशा से ऐसा था और शायद ये इंसान जो इसको आज मिला है ये पहले से ही सुपर टैलेंटेड रहा होगा और इसको कभी लो फेस नहीं आया होगा। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मेरा लो फेज़ और कैसे मैं उसमें से निकली और क्या क्या मैं उस टाइम पे सोच रही थी, क्या मेरा माइंडसेट था और उसको निकलने के बाद क्या लर्निंग्स मैंने गेन की। तो जैसे आप में से बहुत लोगों को पता है कि मैं इंडिया के एक रूरल विलेज से आती हूँ जहाँ पर मैं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। तो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने का मतलब ये है कि मेरा जो स्टडी का मीडियम था वो अपनी रीजनल लैंग्वेज था और स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम हुआ करते थे। मैं 10th तक ठीक थी, अच्छी थी पढ़ने में काफ़ी हमेशा फ़र्स्ट ही आती थी। अब गांव का स्कूल था तो उसमें फ़र्स्ट आना बाकी लोगों के से कंपटीशन से शायद मैं अलग थी। लेकिन जो भी था मैं उस टाइम पे एक ऐसी पोजीशन में थी, रेपुटेशन मेरी ऐसी थी कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। मेरे टीचर्स, मेरे घर वाले सब लोग उस टाइम तक ये समझते थे 10th करने तक कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि जब आप हमेशा से फर्स्ट आए होते हो, स्पेशली 5 साल 6 से लेके 10th तक मैं हमेशा फर्स्ट आती थी, तो आपके ऊपर सक्सेस का प्रेशर हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आप जो भी असाइनमेंट लोगे, जो भी कोर्स लोगे, कॉलेज लोगे, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू गो बिलो अ सर्टेन माइलस्टोन, है ना। तो मैं 90s वाली लड़की थी। सबसे पहला सेटबैक जो मेरे पास मेरी लाइफ में आया उस समय पे वो था 10th। तो मैं इस लेवल की पढ़ाई करती थी कि मेरे टीचर्स कहते थे कि हमें ये समझ में नहीं आता कि हम मार्क्स कहाँ से कट करें, कि इसका इतना फैंटास्टिक होता है, वो चाहे लिटरेचर हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, किसी भी तरीके का कोई सब्जेक्ट हो। उसके बाद क्या होता है, टेंथ आता है। 10th के हमारे बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम। और वो जो 90s वाली लड़की थी शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और जो उसके मार्क्स रह गए वो 65% ही रह गए। फिर भी वो अपनी क्लास में तो उस टाइम फर्स्ट आई। आई डोंट नो कि उस साल शायद ओवरऑल रिज़ल्ट ऐसा रहा था या क्या था, लेकिन मुझे खुद अगर मैं सेल्फ एनालिसिस करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पहले की जो सक्सेस थी कॉन्टीन्यूस 4 ईयर्स की, उसको शायद मुझे हैंडल नहीं करना आया। स्पेशली जो 10th के प्री बोर्ड्स तक की सक्सेस थी, मतलब 10th में मैं ये समझने लग गई थी कि मुझे सब कुछ आता है, तो उसने मुझे 10th का फेल्यूर दिया। लेकिन आज मैं 10th के फेल्यूर के बारे में नहीं बात कर रही। मेरे लिए वो फेल्यूर था क्योंकि जिस लेवल के मेरी क्षमता थी उस लेवल के मेरे मार्क्स नहीं आए। बट एनीवेज आज मैं उससे नेक्स्ट लेवल की फेल्यूर की आपसे बात करने आई हूँ। मैंने 11th 12th नहीं किया, उसके बाद मैं डायरेक्टली पॉलिटेक्निक में गई। तो पॉलिटेक्निक में उसकी भी एक कहानी है कैसे मैं पॉलिटेक्निक में गई, फिर से बताऊंगी। लेकिन एनीवेज ये कहानी शुरू होती है जब मैं पॉलिटेक्निक में एंटर हो जाती हूँ। पहले पॉलिटेक्निक में मेरा जो स्ट्रीम था, मेरा स्पेशलाइजेशन था, वो था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आप में से बहुतों को पता है कि मैंने बीटेक किया है, वो भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ही किया है। तो मैंने 6 साल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो ये थे फर्स्ट 3 साल जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा था 3 ईयर्स का। मैं जाती हूँ, एडमिशन होता है, बहुत खुश होती हूँ क्योंकि मैं हमेशा से जो करना चाहती थी, आगे पढ़ना चाहती थी, मुझे मौका मिला और मेरा एडमिशन होता है। बहुत सारे स्ट्रगल्स के थ्रू हुआ, बट दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम। जैसे ही पहले दिन बुक्स हमारे टीचर्स ने बुक्स लिखवा दी थी, तो मेरे पेरेंट्स बुक्स लेके आए, तो उन बुक्स को देखकर मुझे चक्कर आने लगे। वो बुक्स थी ईजीडी की। जो इस इंजीनियरिंग स्ट्रीम में है उनको पता होगा, ईजीडी है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसको बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। उसके बाद मैथ्स की बुक थी, उसके बाद फिज़िक्स की बुक थी और सभी बुक्स इंग्लिश में। और उसमें जो मुझे आज भी याद है एक वर्ड जो शायद मैंने बहुत शुरुआती दिनों में सुना था मेरे कॉलेज में ही जाके, फिनोमिना वर्ड मैंने पहली बार सुना था। और ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स थे। अगर आपने वो मूवी देखी है तारे ज़मीन पर, तो उसमें वो दिखाया जाता है ना, उस बच्चे के ऊपर घूम रहे होते हैं वो जो लेटर्स हैं, ABC है, उसके सिर के ऊपर घूम रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हाल मेरा हुआ था जब मैंने अपनी उन बुक्स को पहली बार देखा था।
लेकिन फिर मैंने अपने ट्रैक रिकॉर्ड को याद किया। मैं हमेशा से बहुत कॉन्फिडेंट रही हूँ। मुझे कभी नर्वसनेस ऐसी कोई चीज़ें मेरे आसपास आई ही नहीं, वो चाहे स्टेज परफॉर्मेंस का हो या फिर किसी भी काम के लिए मैं कभी डरी ही नहीं। मुझे हमेशा से पीछे ये होता था कि कर लेंगे कर लेंगे। तो उस दिन भी मैंने खुद को यही मोटिवेशन दिया कि कर लेंगे। आज तक कभी हुआ है कि कोई काम आप करना चाहते हो और वो आपने पाया ना हो। लेकिन जैसे जैसे कॉलेज के दिन आगे बढ़ते हैं मेरा कॉन्फिडेंस नीचे आने लगता है। उसके बहुत सारे कारण थे। सबसे पहले मैं एकदम गांव से गई थी, मेरे पास अपने कपड़े भी नहीं थे। हम गरीब नहीं थे, लेकिन मेरे घर वालों की वो प्रेफरेंस नहीं थी कि कपड़ों पे पैसा खर्च किया जाए, और शायद मेरी भी नहीं थी, मेरी कोई ऐसी डिमांड भी नहीं थी। तो जो मेरे कपड़े थे वो मेरी कज़न के कपड़े थे। मेरी कज़न जो एक अर्बन वो सिटी में रहती थी, तो वो मुझसे बड़ी थी, तो जो उनके पुराने कपड़े थे वो मेरे पास आ जाते थे। लेकिन मेरे लिए तो वो बहुत लग्जूरियस कपड़े होते थे, क्योंकि शहरी बच्चों के कपड़े जो हम गाँव वाले थे हमें तो बहुत अच्छे लगते थे और अच्छी क्वालिटी पे भी होते थे वो। तो पहने हुए ऐसा नहीं लगता था कि पुराने कपड़े पहने या फटे पहने, लेकिन मुझे पता था। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे जब पता था कि मैंने पुराने कपड़े पहने हुए, किसी के दिए हुए कपड़े पहने हुए हैं, तो जब मैं कॉलेज जाती थी तो मेरे साथ मोस्टली जो बच्चे थे वो अर्बन सिटीज़ से आते थे, हाई फाई स्कूल से आते थे, कॉन्वेंट स्कूल से आते थे, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से आते थे। उनका रहन सहन, उनकी बातें, उनके टॉपिक्स, अब वो शहर में रहते थे तो उनके यहाँ डीडी मेट्रो एंड डिश एंटीना वगैरह होता था, केबल होती थी, शहरों में केबल होती थी। गांव में हमारे पहली बात तो हम तो खेत में रहते हैं, गांव में भी हम खेत में रहते हैं, जहाँ बत्ती हफ्ते में 10 घंटे आती थी, और उस 10 घंटे में भी हमारे यहाँ डीडी नेशनल चला करता था, और उस डीडी नेशनल को भी देखने का हमें अलाउड नहीं था। मेरी माँ ये कहती थी, अगर मैं पूरा हफ्ता काम करती और मैं बोलती कि मम्मा प्लीज़ मुझे संडे को 4 बजे वो फिल्म आती है, हम पिक्चर फिल्म बोला करते थे, पिक्चर फिल्म आती है और वो मुझे 3 घंटे की देख लेने देना, और मम्मी कहती थी हाँ हाँ देख लेना। और मुझे आज भी याद है 6:30 से 7 बजे तक क्लाइमैक्स होता था मूवी का, लेकिन वो गाँव में हमारे यहाँ पीक टाइम होता है काम का। तो 4 बजे से 5 बजे तक माँ मेरी 1 घंटा मुझे अलाउ करती थी मूवी देखना, और फिर मम्मी बोलती थी 1 घंटा देख लिया तो भी वही बात है, 3 घंटे देख लिया तो भी वही बात है। तो कहने का मतलब मैं उस कल्चर से आती थी, और मेरे साथ जो लोग थे, पढ़ते थे, स्टूडेंट्स थे, वो बातें किया करते थे जिन कार्टून कैरेक्टर्स की मैंने कभी सुनी ही नहीं। जो वो बातें किया करते थे जिन फिल्म्स की, उसको वो मूवी बुलाते थे। अब हमारे यहाँ मूवी बोला जाया करता था। जो शादी की वीडियो हम किसी की देखते हैं तो उसको बोलते थे उसकी शादी की मूवी देखेंगे, और वीसीआर लगाकर देखा जाता था। तो ये सब मैं बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ रिलेटेड है मेरे फेल्यूर के साथ, और ये बताना ज़रूरी है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस समय ये सेम चीज़ जिन्होंने जी होगी, और शायद आप कनेक्शन फाइंड आउट ना कर पाए हों कि आपकी लाइफ में अगर कुछ नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। लेकिन आज मेरी कहानी से शायद आपको थोड़ी सी रोशनी उन स्टेप्स पे, उन करेक्शंस पे डल जाए, इस वजह से मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एनीवेज, उसके बाद उनके कपड़े भी हाई फाई, उनके बाल हेयर कट हुआ करता था, और हम तो पूरा तेल लगाकर चुपड़ कर पूरी लंबी चोटी किया करते थे। वो लोग शैम्पू से नहाते थे, हम तो केश निखार, हमारे यहाँ केश निखार आया करती थी उस टाइम पे, हम तो केश निखार से नहाते थे। और गाँव में लस्सी से नहाते थे। लस्सी अगर आपको नहीं पता तो जो दूध की दही की हम बनाते हैं पतली करके, उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा सरसों का तेल डाल लेते थे, उस लस्सी से हम बाल धोते थे। अब सोचो उन बच्चों का माइंडसेट और मेरा माइंडसेट कैसे मैच करेगा। इसमें कोई किसी के अच्छे या किसी के बुरे की बात नहीं है, लेकिन जब आप ऐसी सोसाइटी में, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल में चले जाते हो जहाँ कोई भी आप जैसा नहीं है, तो आप अपने आप को हीन मानने लगते हो, और आप एक रेस में दौड़ने लगते हो, जो रेस है दूसरों में फिट इन होने की, दूसरों की तरह बनने की। लेकिन जो आप होते नहीं हो, जब उसको बनने की कोशिश करते हो ना, तो फिर औंधे मुँह गिरते हो, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। उसके बाद लड़कियां जो आती थी वहाँ पर सबके पास हैंड बैग हुआ करते थे, और जब हम गांव में थे तो हमारी मम्मी जो हमारे गांव में खाद डलती थी, उसका वाइट कलर का प्लास्टिक का, हमारे यहाँ उसको बोरा बोलते थे, कई लोग उसको गट्टा बोलते हैं, ऐसे जो थैला होता है बहुत बड़ा, उसको काट के मशीन से हमारी माँ हमारे लिए थैले बनाती थी, जिसमें हम अपनी बुक्स डालकर स्कूल लेके जाते थे, और वो थैला पीछे होता था हमारे, और यहाँ उसके ऐसे बेल्ट टांग के ऐसे जाते थे हम।
जो लोग शहरी लोग मेरे साथ पढ़ते थे वो रेनकोट की बात किया करते थे। हमारे यहाँ जब बारिश होती थी तो उसी कट्टे को डबल करके, मैं यहाँ फ़ोटो अगर मुझे मिली तो मैं अटैच कर दूँगी, मेरी कोई फ़ोटो नहीं है बट इंटरनेट से कि आपको रेफरेंस मिल सके, तो उसी बोरे को, उसी प्लास्टिक की थैली को मम्मा डबल करके सिर से पीछे तक वो हमारा बैग भी ढक लेता था, हमें भी ढक लेता था। मुझे लगता है इतनी अच्छी जॉब तो रेनकोट नहीं करता होगा जितनी अच्छा हमारा वो घरेलू जुगाड़ करता था। तो मैं उन सभी चीज़ों से आई हूँ, यहाँ पर चुप रहने लगी। मैं बहुत चुलबुली, बहुत आउटस्पोकन, बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी, लेकिन हर दिन मेरा कॉन्फिडेंस चूर चूर होने लगा। क्या किसी ने मुझे कुछ बोला था जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस चूर चूर होने लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारे लोग बहुत स्वीट थे। वो मेरे साथ बात नहीं करते थे क्योंकि मैं बात नहीं करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कोई मुझे नीचा दिखाता था। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे बुरा कौन बोलता था? मैं खुद। सेल्फ डाउट। तो मेरा सेल्फ डाउट का बीज डे 1 से, जब मैंने वो चमड़े के सैंडल मेरे पैरों में पहने हुए थे जो मैंने अपनी लोकल शॉप से खरीदे थे हमारे यहाँ, वो भी मेरी मम्मी लेके आती थी। और जब मैं अपने, मुझे आज भी याद है जब मैं लाइन में खड़ी हुई थी अपनी फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन की, तो बहुत एक स्ट्रीम में 60-60, 70-70 बच्चे होते हैं। तो अगर एक ईयर में 5 स्ट्रीम्स हैं तो आप हिसाब लगा सकते हो 300-400 बच्चों की लाइन हुआ करती थी। तो लाइन लगी हुई थी और उसमें बोला गया था कि सिर्फ बच्चे लाइन में लगेंगे, जो पेरेंट्स साथ में आए वो लाइन में नहीं लगेंगे। तो मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स थे, मैं ऐसे खड़ी हुई थी और जो मेरे चमड़े के सैंडल पे से मेरे पैर बाहर दिख रही थी, उंगलियाँ, मैं उनको सिकोड़ रही थी, उनको छुपा रही थी क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। मैं अपने आप को हीन फील कर रही थी, कम फील कर रही थी उन लोगों से जो मुझे हाई फाई लगे, जो मुझे खुद से बेहतर लगे। तो वहीं से बीज शुरू हो गया था मेरे अंदर सेल्फ डाउट का। वो सेल्फ डाउट का बीज हर रोज़ जब मैं जाती, किस तरह की नोटबुक्स हैं उनके पास, किस तरह का बैग है, किस तरह का हैंड बैग है, किस तरह का वो लंच लाते हैं, किस तरह की रेसिपीज़ लाते हैं, किस तरह का उनका लंच बॉक्स है, ये हर एक चीज़ का कंपैरिजन उस बीज को खाद की तरह सींचने लगा और वो सेल्फ डाउट का पौधा बहुत बड़ा हो गया। इसके बाद चेरी ऑन द केक, मुझे समझ में नहीं आता था इंग्लिश, जो फिजिक्स, स्पेसिफिकली फिजिक्स एंड मैथ्स मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था इंग्लिश में। और उधर से सेल्फ डाउट का पौधा बढ़ रहा था और इधर से इंटेलिजेंस का पौधा घट रहा था। और ये होते होते हमारा उन दिनों सेमेस्टर वाइज सिस्टम हुआ करता था। 6 महीने हमें एक क्लास को कंप्लीट करने में मिलते थे। उन 6 महीनों में हमारे इंटरनल एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, जो हमारे, जिसको हाउस एग्ज़ाम्स भी बोलते हैं, जो अंदर ही चेक होते थे। उसके बाद जो हमारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होते थे, जैसे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, कहीं हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम्स होकर कहीं और चेक होने जाते हैं, इस तरह से वो होते थे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में सो कॉल्ड वो लड़की जिसका स्कूल की वॉल पे गोल्डन अक्षरों में नाम लिखा हुआ है, जो है एकदम अपने गांव की सबसे इंटेलिजेंट लड़की, सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाने वाली लड़की, वो फेल हो जाती है। जब उसका फर्स्ट रिज़ल्ट आता है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो फिज़िक्स में मेरी सप्ली आती है और मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं, लेकिन जो मेरे मार्क्स आए थे वो बहुत कम आए थे। पासिंग मार्क्स से दूर दूर तक वो पास में नहीं थे कि मैं कोई रीचेकिंग भर दूं या मुझे कोई क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं खुद ही दिख रहा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और मुझे आज भी याद है कि मैंने पेपर शायद आधा खाली ही छोड़ा था और मुझे बहुत बुरा लगा था। वो लड़की जिसके पास हमेशा हर चीज़ का आंसर होता था, जो हमेशा 4 स्टेप आगे होती थी, आज एकदम फेल हो गई। और मेरे लिए, और उन दिनों सिर्फ मेरे ही फेलवर नहीं आया था, मेरी पूरी क्लास में सिर्फ 2 लोग ऑल क्लियर थे, बाकी सब लोगों की किसी की 2 सप्लीज, किसी की 3 सप्लीज, इस तरह से आई थी। फिज़िक्स और मैथ्स तो मेजॉरिटी की सप्ली थी उस टाइम पे। तो लेकिन मेरे लिए वो हज़म करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो मेरी इमेज थी, परसेप्शन था खुद के लिए, वो शैटर हो गया, वो टूट गया। मेरे लिए इमेज था कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, पूरे गांव में मेरी प्रेज़ होती है, सारे टीचर्स मेरी बात करते हैं, टीचर्स घर आके मेरे पेरेंट्स के सामने मेरी प्रेज़ करते हैं, मैंने तो इतनी ट्रॉफीज़ जीती हैं, मैंने तो इतने अवार्ड्स जीते हैं। और वो मेरी इमेज जब हर्ट हुई, वो ऐसी हर्ट हुई कि मुझे उठने में बहुत समय लग गया, मैं कॉन्फिडेंस खोने लगी, कभी तो सुसाइडल थॉट्स भी आते थे। यही नहीं, मेरे पेरेंट्स अनपढ़ थे, मेरे पापा बिल्कुल अनपढ़ हैं, मेरी मम्मा
छठी क्लास पढ़ी हुई थी। तो मेरे पेरेंट्स को समझाना मेरे लिए फिर भी आसान था, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो मेरे पढ़े लिखे रिश्तेदार थे, जो मेरे लोकल गार्डियन भी थे, उनको जब ये पता चला, मैंने छुपाया नहीं किसी से, मैंने रिज़ल्ट सबको बताया। जब उनको पता चला कि मेरी सप्लीमेंट्री आई है तो सब ने इतना गंद बोला, क्योंकि आपके ऊपर विश्वास आपकी क्लोज फैमिली को ही होता है। बाकी सब लोग जिस दिन आपकी पताका ऊपर वो आपके साथ, और जिस दिन आपकी पताका नीचे तो वो आपके अगेंस्ट। ये अक्सर हमारे साथ होता है और मेरे साथ भी यही हुआ। वो लोग ये बोलने लगे कि देख लिया सिला आपने अपनी बेटी को घर से बाहर पढ़ाने का, देख लिया सिला आपने सबके अगेंस्ट जाने का, ये वहाँ जाकर फैशन में पड़ गई है, इसीलिए ये पढ़ना इसने छोड़ दिया है। अब इन दिनों मेरी उम्र 16 साल के आसपास रही होगी, 15 या 16 साल की उम्र थी मेरी उस टाइम पे, जिस टाइम पे पीक गिना जाता है कि कोई वो लाइफ के फाउंडेशन ईयर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हाउ योर फ्यूचर विल बी। मुझे इतना कुछ सुनाया गया। मुझे आज भी याद है, मेरा रिज़ल्ट आने के 1 महीने बाद मेरे किसी रिलेटिव की शादी थी। तो उस दिन शादी में मेरे वो लोकल गार्डियन भी आए थे, और मेरे पेरेंट्स हमेशा उनको ज़्यादा वैल्यू देते थे क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो मेरे पेरेंट्स हमेशा ऐसा ही कहते थे कि हमें तो क्या पता। मेरे पेरेंट्स जो इस फेल्यूर में मेरे साथ थे, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा मेरी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को कटघरे में खड़ा कर दिया। मेरी माँ को इतना कुछ सुनना पड़ा। मेरी आँखों के सामने आज भी वो सीन एग्जैक्टली वैसा ही है। उस दिन रूम में जब वो बातें हो रही थी, जो मेरे लोकल गार्डियन हैं, वो आंटी मेरी थी, मैं थी, उनकी बेटी थी, मेरी मदर थी, और बहुत सारे रिश्तेदार थे उस रूम में, उस शादी में। और हालांकि जो मेरे लोकल गार्डियन थे वो मेरे भले के लिए ही सोच रहे थे। उनको विश्वास कैसे होगा मुझ पर? मैंने क्या प्रूफ किया है अभी तक? स्कूल की पढ़ाई अलग होती है, मैंने अभी कुछ भी उनके सामने नहीं रखा ला कर कोई अचीवमेंट। तो उनके लिए ऐसा सोचना, समाज में वो जो एग्जाम्पल्स देखते हैं उसके बेसिस पर वो सोच रहे थे, वो गलत नहीं थे। लेकिन आपके पेरेंट्स के अंदर जो आपकी इमेज होती है, आपके अंदर जो इमेज होती है, उसके कंप्लीटली ऑपोजिट था वो। उस दिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं दूसरी सांस ना लूं। मेरे अपने फेल्यूर से ज़्यादा मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट था कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप, मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। मेरी माँ जैसे ही वो कुछ बोलते, मेरे लोकल गार्डियन कुछ बोलते थे, मेरी माँ मुझे मेरी तरफ बोलती। मुझे घर पे गगन बुलाते हैं कि गगन ऐसा है क्या। जब वो कुछ आर्ग्यूमेंट देते तो मेरी माँ मेरी तरफ देखते, गगन ऐसा है क्या। तो ये सब मुझे, इतनी गंदी फीलिंग लाइफ में इससे पहले कभी भी नहीं आई थी। एंड शायद आप सब लोग समझ सकते हो कि जब हमारी वजह से हमारे अपने हर्ट होते हैं ना, वो खुद के जख्म से भी ज़्यादा बड़ा जख्म होता है। मुझे बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। मैंने वो शादी बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाई और वापस मैं कॉलेज चली गई। हॉस्टल में रहती थी वहाँ पर मैं। फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ना शुरू किया। अब सेकंड अटेम्प्ट जब मुझे देना था, उस टाइम पे मैं सेकंड सेमेस्टर में आ चुकी थी। तो सेकंड सेमेस्टर के रेगुलर एग्ज़ाम्स थे, जो 5 से 6 सब्जेक्ट हमारे रेगुलर हुआ करते थे, और उसके साथ साथ मुझे सप्लीमेंट्री भी निकालनी थी। गेस व्हाट, आपको लगा कि वो फिल्मों की तरह वो लड़की वापस गई और उसने दिन रात मेहनत की और वो क्लियर हो गई? नहीं, सेकंड टाइम मेरा वही एग्ज़ाम फिर से फेल हो गया, वही फिज़िक्स फिर से फेल हो गई। अब इस बार वो फेलुअर और ज़्यादा तड़प वाला था। उसका रीज़न ये था कि जो मेरे साथ के लोग, क्लास में 95% लोगों की सप्लीमेंट्री आई थी, उसमें से लगभग जो पढ़ने वाले थे 70% उनके 2-2 सप्लीज क्लियर हो चुकी थी। लेकिन मेरी एक ही सप्ली थी और मेरी वो भी क्लियर नहीं हुई। तो मुझे और धक्का लगा। उससे भी ज़्यादा डेंजरस बात ये थी कि अगर थर्ड अटेम्प्ट में मैंने उसके क्लियर नहीं किया तो मुझे बैक बैठना पड़ेगा। मतलब ये कि सेकेंड ईयर से मुझे सीधा फर्स्ट ईयर से अपना कॉलेज, अपना कोर्स स्टार्ट करना होगा, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे पेरेंट्स किस तरह से मेरी फीस भर रहे थे वो मुझे ही पता था। तो फाइनेंशियली, ट्रस्ट वाइज, हर तरफ से, सोशली, प्रेस्टीज वाइज, हर तरफ से मेरे लिए वो आघात था, वो पीड़ा थी। वो फेलुअर सिर्फ फिजिक्स के वो 25 नंबर नहीं थे। मेरे लिए वो पीड़ा बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ की
कटघरे में खड़ी कर रही थी, मेरी शादी कर देंगे, अगर मैं ये एग्ज़ाम नहीं कर पाई तो ऑब्वियसली मुझे घर जाना पड़ेगा और जाती मेरी शादी कर दी जाएगी और शादी करके जो मेरा पढ़ने का सपना था वो बिल्कुल टूट जाएगा। मेरे गांव में मेरे फादर ने जितना स्ट्रगल करके सबके अगेंस्ट जाके मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये अर्शदीप नहीं है जो कॉलेज में आई है। मेरे पीछे बहुत सारी लड़कियां हैं जो अभी पीछे पढ़ रही हैं, जिनके फादर डिसाइड करेंगे कि उन्हें अपनी लड़की को बाहर पढ़ने भेजना है या नहीं, सिर्फ इस रिजल्ट पे कि अर्शदीप ने क्या किया बाहर पढ़ के, उसने कुछ दिखाया या फेलुअर लेके आई। तो शायद गांव की बहुत सारी लड़कियों को ये सुनना पड़ेगा कि उन्होंने क्या कर लिया अपनी लड़की को बाहर भेजकर, 1 साल पैसे वेस्ट करके फेल होके आ गई ना घर पे, तो आप क्या कर लो। तो मेरी उस फेलुअर के ऊपर बहुत सारे फेलुअर्स टिके हुए थे, मेरे उस सक्सेस के ऊपर बहुत सारे सक्सेस टिके हुए थे। अब थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं स्टोरी, रिवाइंड ये करते हैं कि ये सब जो कहानी हुई क्यों, कैसे, ऐसा क्या हो गया, क्या लड़की की मेहनत में कमी हो गई, या फिर जिस तरह से लोकल गार्डियन कह रहे थे कि ये तो बिगड़ गई है, इसका इंटरेस्ट बाकी चीज़ों में हो गया है, फैशन में हो गया है, कॉलेज में जाके हवा लग गई है, तो क्या वो चीज़ सच्चाई थी? क्या कारण था इस लड़की के इस फेलुअर का? इतनी तो नालायक नहीं हो सकती कि फेल ही हो जाए, 30 नंबर भी ना ला सके, जो भी पासिंग मार्क्स थे वो भी ना ला पाए, ऐसा क्या हो गया? और वो लड़की, जब मेरा ये एग्ज़ाम फेल हुआ था, मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे थे। इसका सबसे बड़ा कारण था सेल्फ डाउट। तो जो सेल्फ डाउट जितना बढ़ेगा, सक्सेस का पौधा उतना नीचे जाएगा, इंटेलिजेंस का पौधा उतना नीचे जाएगा, मैनिफेस्टेशन का पौधा उतना नीचे जाएगा। तो मेरा सेल्फ डाउट जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इसके बाद सेकंड टाइम भी मैं फेल हो जाती हूँ, लेकिन मैं उस समय पे खुद के साथ यही था कि अगर मेरा रिज़ल्ट सही नहीं आया, जो मैं आज आप लोगों को सिखाती हूँ कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हमें, उस समय पे मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे जीने का हक ही नहीं है। अगर मैं ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाती हूँ तो लानत है मेरे जीने पर। मैं बहुत रोती थी। मेरे एक साइड फिज़िक्स की बुक हुआ करती थी, एक साइड डिक्शनरी हुआ करती थी और मैं पढ़ती थी। और सबसे बड़ी बात, फिर भी पढ़ के मुझे समझ नहीं आता था। मैं एक, जहाँ मेरा हॉस्टल था वो भी बहुत रीजनल एरिया में था और हम हॉस्टल में फ़र्स्ट टाइम, वो कॉलेज का वो हॉस्टल था, तो उसके रूल्स ऐसे थे, मैं कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं लगा सकती क्योंकि वहाँ से निकल नहीं सकती। वो रीजनल एरिया में कौन लेके जाएगा मुझे कहीं ट्यूशन। और दूसरा, उस समय पे कोई इंटरनेट नहीं था, कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं थे। अब पढ़ूँ तो पढ़ूँ कैसे? और साथ में मेरे सेकेंड ईयर की पढ़ाई भी शुरू हो गई थी। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी ये सप्ली आई थी, फिर मैं सेकेंड सेमेस्टर में चली गई थी। सेकेंड सेमेस्टर मेरा ऑल क्लियर हो गया था, फिर से मेरी ये सप्ली आई थी। अब मैं थर्ड सेमेस्टर पढ़ने लगी थी, जो था सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर की खुद की पढ़ाई बहुत टफ थी और साथ ही मुझे इस एग्ज़ाम को भी क्लियर करना था लास्ट चांस में। और साथ साथ जब आप फर्स्ट टाइम कोई अटैम्प्ट देते हो तो उस टाइम पे आपके पास क्लासेस होती हैं, मेरे पास सब्जेक्ट वो पढ़ाया जा रहा था, आसपास माहौल था, क्योंकि सभी लोग, जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते थे तो सभी लोग उस एग्ज़ाम में बैठते थे, तो एक माहौल पॉजिटिव होता है। लेकिन इस समय पे सब लोग अपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स, उनका डेट शीट और मेरा डेट शीट भी डिफरेंट है, तो वो अपने दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं इस एग्ज़ाम में फंसी हुई हूँ। तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन उस समय पे जब मैं इतना टूट गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि अब नेक्स्ट क्या, अब ये टूट के तो काम नहीं होगा। तो उस समय पे मैंने खुद जो मेरी लाइफ की अचीवमेंट्स हैं उनको याद करना शुरू किया। जब भी मैं डाउन होती थी तो मैं आंखें बंद करके, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की विनर थी बहुत सारी चीज़ों में। मैं गेम्स या एक्स्ट्रा करिकुलम में नहीं जाती थी, लेकिन एकेडमिक्स में मैं अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ाम्स देती थी। मेरे टीचर्स ही दिलवाते थे मुझे, क्योंकि उनको पोटेंशियल कैलिबर दिखता था। तो मैं उन अचीवमेंट्स को याद करती थी। मैं अपने पापा का वो चेहरा याद करती थी जब वो ये कहते थे कि बेटा, हम तो अनपढ़ लोग हैं, आप जहाँ कहोगे फ़ीस भर देंगे, आप जहाँ कहोगे आपको मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपको देखना है, हम उसमें हेल्प नहीं कर सकते। और पापा का इतना विश्वास
जो मुझ पर था, वो मेरी आंखों में जो इससे पहले मेरा वीकनेस बन रहा था, जो मुझे वीक बना रहा था कि अगर मैं सक्सेसफुल ना हुई, इस एग्ज़ाम को क्लियर ना किया तो पापा को लोग क्या बोलेंगे। जो इससे पहले मुझे वीक बना रहा था वही मेरी स्ट्रेंथ बनने लगा। वो मेरी स्ट्रेंथ इसीलिए बनने लगा क्योंकि मैंने डिसाइड किया उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए। क्योंकि उस समय पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशंस या माइंडसेट ये सब चीज़ें तो नहीं समझती थी, लेकिन डिवाइन गाइडेंस ऐसी थी कि मैंने अपने माइंडसेट पर काम करना शुरू किया। तो यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ, जब आप बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो हमारा पूरा फोकस टेक्निकल नॉलेज पे होता है, वो बुक का, वो सिलेबस का, इन चीज़ों पे होता है, लेकिन एक्चुअली हमें उस टाइम पे अपने माइंडसेट पर काम करना होता है। तो मेरा माइंडसेट विद डिवाइन गाइडेंस, बहुत लोग बोलते हैं आप लकी हो, मैं बिल्कुल कहती हूँ मैं लकी हूँ। तो मैं इतनी लकी थी कि मेरे आसपास ऐसे लोग लाए गए। तो हम हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल में गर्ल्स होती हैं तो अलग अलग लेवल की गर्ल्स होती हैं। तो मैं तो डिप्लोमा में थी, तो डिप्लोमा की तो सिर्फ मैं और एक और लड़की थी जो मेरी ही क्लास की थी, लेकिन हमसे सीनियर उसी हॉस्टल में उन दिनों जो हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज था वो लोग भी रहते थे। तो जो इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हैं वो लोग 11th एंड 12th करके आए होते हैं, तो उनका फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हमारे से काफ़ी आगे थे क्योंकि हम तो 10th करके आए थे। तो जो हमारा 11th था उस टाइम, जो हमारा डिप्लोमा में फिजिक्स था वो 11th के लेवल का था। तो एक दीदी थी जब मैं बहुत रो रही थी, मुझे आज भी याद है, संडे का वो दिन था, मेरे बाल सूख रहे थे, मैं छत पे थी और मैं बैठी हुई थी, मैं रो रही थी और इधर डिक्शनरी और वो बुक थी मेरे पास। वो दीदी मेरे पास आती हैं तो बोल रही हैं कि क्यों रो रहे हो। और वो दीदी का बैकग्राउंड भी मेरी तरह ही था, वो भी गांव से आती हैं, उनके पेरेंट्स भी बहुत मुश्किल से, 4-5 बहनें थी, वो बहुत मुश्किल से उनको पढ़ाया था और वो काफ़ी सक्सेसफुल थी, काफ़ी कुछ अचीव कर चुकी थी अपनी लाइफ में। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं कराती हूँ ना तेरी तैयारी, और नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था। तो दीदी ने मुझे एकदम, मेरा माइंडसेट शिफ्ट हुआ, तो मुझे डिवाइन गाइडेंस से वो इंसान मेरी लाइफ में ला दिया गया। और उनके भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे लेकिन उनकी शायद छुट्टियां थी उस टाइम पे, सो दैट वो मुझे टाइम अफोर्ड कर पाई, टाइम मुझे देना अफोर्ड कर पाई। तो दीदी ने मुझे पढ़ाया और नेक्स्ट डे मैंने एग्ज़ाम दिया। और इसके बाद मैंने क्या किया, इस बार मैंने एग्ज़ाम दिया और उसको छोड़ दिया, चिंता करनी छोड़ दी, क्योंकि रिज़ल्ट 1-1.5 महीने शायद 2 महीने बाद आया करता था। तो मैंने जो सेकेंड ईयर मेरा शुरू हो चुका था उसमें कम्प्लीटली फोकस करना शुरू कर दिया और अपने टाइम को एंजॉय करना शुरू कर दिया। तो मैंने इस माइंडसेट में आ गई कि अब देखा जाएगा, अब मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया, मेरे पास लास्ट ऑप्शन था। अब मैं नहीं सोच रही हूँ कि ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। और मैंने फोकस करना शुरू कर दिया अपने काम पर, अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर पर। तब तक करते करते 4th सेमेस्टर आ गया था। अब जब तक 4th सेमेस्टर आता है तो मेरा इतने पैर जम जाते हैं उस टाइम पे, जो मेरा सेल्फ डाउट। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताती हूँ, हमें लगता है कि अब खुद के इम्प्रूवमेंट का जो जर्नी है कई सालों का है, बट एक्चुअली इट स्टार्ट्स विद 1 सेकेंड। लाइक एक ऐसा मोमेंट होता है जब आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट करते हो, उसके बाद जो पौधा है ना, ऐसा मानो वो पौधा उखड़ जाता है और नए पौधे का सीड प्लांट हो जाता है जब आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है। जब मेरा वो माइंडसेट शिफ्ट हुआ उस दिन मेरे अंदर पॉजिटिविटी का पौधा लग गया। फिर मैं बहुत सारे, हमारे कॉलेज में और सारे इनिशिएटिव्स होते थे, उन सब में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। पूरा जो फोकस था अपने फुल पोटेंशियल पे करना शुरू कर दिया, जो भी मैं कर सकती हूँ, क्योंकि उन दिनों हमारा आधा डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका था। 3 साल का डिप्लोमा था, तो 1.5 साल से ऊपर मुझे हो गया था वहाँ पर। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस किया और मेरा रिजल्ट, एज यू कैन एक्सपेक्ट, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो क्या सीखा मैंने इससे? मैंने यहाँ ये सीखा कि चाहे मैं दोष दे रही हूँ इंग्लिश को, चाहे मैं दोष दे रही हूँ फिजिक्स सब्जेक्ट को, लेकिन एक्चुअली मैं दोषी फिजिक्स सब्जेक्ट या फिर इंग्लिश या पंजाबी बोर्ड होना नहीं था। उस टाइम पे मेरे लिए वो लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जो थी माइंडसेट। कैसे नेगेटिव माइंडसेट से, सेल्फ डाउट से मैं नीचे गिरने लगी, और कैसे जब मेरा माइंडसेट शिफ्ट हुआ, मेरा सेल्फ डाउट का पौधा उखड़ा, तो उसके बाद मेरी लाइफ में सक्सेस का आना शुरू हुआ। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 4th जो सेमेस्टर था, जब उसका रिजल्ट आया तो मैं पंजाब के 13 टॉप रैंकर्स में से एक थी।
तो उसमें जितने भी हमारा पूरे डिप्लोमा पंजाब में जितने भी डिप्लोमा कॉलेजेस थे, सब का जो रिज़ल्ट आता था उसमें जो टॉप 20 स्टूडेंट्स थे उनमें मेरा 13th रैंक था। उसके नेक्स्ट टाइम शायद मेरा 4th रैंक था। तो इस तरह से करते करते जब मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ तो मेरा 80% में डिप्लोमा कंप्लीट हुआ। कॉलेज के बहुत सारे मार्केटिंग मटेरियल में मेरा फ़ोटो आया। फिर तो उसके बाद तो सक्सेस, जब एक बार आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है, यू गेट द की, चाबी क्या है इस चीज़ की, देन यू नेवर लुक बैक। तो वो शायद मेरे लिए वो सेटबैक इम्पॉर्टेंट भी था, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट लेसन, अब मैं उस समय गिरी तो मैं खुद को संभाल पाई, लेकिन जितना आप ऊपर जाते हो, ऊपर जाकर गिरते हो, तो अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है, अनलेस आपको कोई ऐसा इंसान मिले। और ऐसा इंसान भी आप तभी अट्रैक्ट करते हो जब आप उस माइंडसेट में होते हो। तो अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो, वंडर नारी फैमिली के साथ जुड़ चुके हो, तो कंग्रेचुलेशंस। आपने वंडर नारी चैनल को, वंडर नारी कंटेंट को, वीडियो को तभी अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में जब आपका माइंडसेट शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। सो कंग्रेचुलेशंस, यू स्टार्टेड योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। एंड बाय द वे, सेल्फ डाउट जो है सेल्फ लव ना करने से आता है, और सेल्फ लव की हमारे चैनल पर सीरीज़ है पूरे 13 पार्ट्स में, और चैलेंज भी आता ही रहता है, मैं स्टार्ट करती रहती हूँ। एक चैलेंज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो नीचे मेरी टीम का नंबर दिया है, उसमें जाकर पूछिए कि कौन से प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं, चैलेंज कब आ रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल ले सकते हो। और सेल्फ लव की जो सीरीज़ है वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, या मेरी टीम को मैसेज कीजिए, वो आपको उसका लिंक सेंड कर देंगे। ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है, और अभी मुझे इतना इंटरेक्शन आपके साथ करने में ये पता चला है कि मेरे फेल्यूअर्स को आपके साथ शेयर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी की स्टोरी सुनते हैं, जब हम देखते हैं कि कोई गिरा और कैसे उठा, तो उसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब ये स्टोरी मैंने बहुत शॉर्ट में सुनाई है आपको, इसकी बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारी डिटेल है, जो कभी और बताऊंगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज के साथ। एंड बाय द वे, अगर आप भी मेरी तरह एक सप्रेस्ड बैकग्राउंड से आते हो और शाइन करना चाहते हो, अंदर फायर रखते हो मेरी तरह, कुछ बनने की, कुछ बिगर इम्पैक्ट क्रिएट करने की, तो आप सही जगह आ गए हो। मेरा नाम है अर्शदीप और लोग मुझे वंडर नारी बुलाते हैं। आप अपने अंदर का वंडर तत्व, मैजिकल तत्व कैसे इग्नाइट कर सकते हो, ये मैं सिखाती हूँ अपने प्रोग्राम्स में, अपने वीडियोस में। लॉट्स ऑफ लव। मिलती हूँ किसी वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज के साथ। बाय फॉर नाउ।